जब हम पिछले 10 साल में देखें 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के कार्यक्रम में लगे। उसके अलावा हमने फिर देखा इसी साल और पिछले साल के अंत में हमने देखा कि किस प्रकार से यमुना नदी जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी से निकलती है उसमें इतना जहर हो गया था कि उसमें फोम निकल कर में झाग निकल रहा था, जहरीला झाग निकल रहा था। पिछले 10-20 सालों में हमने गंगा पे प्रदूषण भी खूब बढ़ाया और गंगा माई को हमने अपनी कमाई का साधन बनाया। अरे माँ गंगा की बीमारी यदि आप ठीक कर रहे हैं और उसका इलाज ब्यूटी पार्लर करेगा तो माँ गंगा की बीमारी तो बढ़ेगी। तो पैसा तो खर्च होता है जब आप ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं या किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और माँ और ज्यादा बीमार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कई करोड़ लोग आ चुके हैं उसमें और कई और करोड़ आने वाले हैं। लेकिन सवाल अभी तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया कि गंगा जी का क्या, यमुना जी का क्या। कहते तो हम गंगा और यमुना को अपनी माँ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर हिंदुस्तानी के लिए गंगा, यमुना और बाकी नदियों का एक बहुत ही गहरा एक सम्मान है उन नदियों के लिए। लेकिन जब हम नदी के पानी के बारे में बात करें तो पता लगता है कि वो पानी आज की तारीख में नालों से भी बदतर है। आज इलाहाबाद में मरी हुई मछलियां अपने आप हमें नदी में दिखती हैं। अगर हम देखें, और हमने पूरे देश में देखा था कि यमुना में किस प्रकार से जहरीला झाग निकल के आ रहा था। और जब हमारे राजधानी की यह हालत है तो इलाहाबाद और कुंभ की क्या हालत होगी। विश्व क्या दिखेगा कि विश्व गुरु अपने नदियों, जिनको वो माँ कहता है, उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और कुंभ के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है और साथ ही साथ स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित भी हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं राजेंद्र सिंह जी का। तो राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है द वायर पे। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या कोई भी कुंभ, चाहे वो हरिद्वार में हो चाहे वो इलाहाबाद में हो, बिना नदी को महत्व दिए, उसका ध्यान रखे किया भी जा सकता है? देखिए, ये जो कुंभ है, हमारे 4 कुंभ होते हैं भारत में। चारों नदी के किनारे होते हैं। 2 कुंभ गंगा जी के किनारे होते हैं, हरिद्वार में और प्रयागराज में, और 1 कुंभ हमारा सिप्रा के किनारे होता है, उज्जैन में, और 1 कुंभ गोदावरी के किनारे होता है। इसका मतलब साफ है कि कुंभ हमारी उस संस्कृति का हिस्सा है जिस संस्कृति में प्रकृति का बहुत सम्मान है। प्रकृति का सम्मान करने वाली भारतीय संस्कृति में कुंभ का जन्म हुआ। कुंभ का जन्म 3,000 साल के आसपास हुआ, जब लोगों ने समाज में बुरा करने वाले और अच्छा करने वाले, समाज को गंदा करने वाले और समाज की स्वच्छता और पवित्रता के लिए काम करने वाले लोगों को अलग अलग पहचान करना शुरू किया और ये मान लिया कि यदि समाज में अच्छा करने वाले और बुरा करने वालों को अलग अलग नहीं करेंगे तो समाज गलत रास्ते पर जाएगा। इसलिए समाज को अच्छे रास्ते पर लेके जाना है तो जहर जो बुराई है, जो गंदगी है, और अमृत जो पवित्रता है, शुद्धता है, स्वच्छता है, उसको पहचानना और पहचान के उसको अलग अलग करना, ये जो भारतीय संस्कृति का मूल था। उस भारतीय संस्कृति के मूल में राजा, प्रजा और समाज तीनों मिलकर, क्योंकि ये तीनों नदी से जुड़े हुए हैं, इन तीनों का नदी के जीवन के साथ अधिकार है, इसलिए ये तीनों मिलकर ये निर्धारण करेंगे कि नदी की सेहत के लिए और मानवीय सेहत के लिए कैसा जीवन जीना और नदी को कैसे साफ रखना, ये करना जरूरी है। ये करने के लिए यदि हमें एक साथ आना है, एक साथ बैठकर बात करनी है, तो कुंभ एक तरह से एक वैचारिक मंथन होता है और उस मंथन में से विमर्श के मुद्दे निकलते हैं और वो विमर्श के मुद्दे हम मंथन करके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं।
तो कुंभ जो है अच्छाई और बुराई, जहर और अमृत, उसको अलग अलग करने का एक ट्रेडिशन, एक परंपरा भारत की संस्कृति में जन्मी थी। और ये भारत की संस्कृति में कुंभ सिर्फ स्नान नहीं था, कुंभ केवल स्नान करने के लिए नहीं था, कुंभ तो अच्छाई और बुराई की पहचान करके अच्छा क्या है और बुरा क्या है, समाज में अच्छाई को कैसे आगे बढ़ाना और बुराई को कैसे रोकना, उसको लेकर कुंभ बना था। कुंभ आज शाही स्नान होकर रह गया है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि कुंभ मानवीय स्वास्थ्य और हमारी नदी के स्वास्थ्य की चिंता का मंथन है, और मंथन करके समाधान के लिए निष्कर्ष है। जी, लेकिन देखिए इसमें एक आपने बहुत बहुत सारी आपने काम की बातें कही। जैसे हर समाज में एक विष होता है और एक अमृत होता है, और हर समाज जो है अमृत की ओर बढ़ना चाहता है, विष की ओर नहीं। लेकिन जब हम पिछले 10 साल में देखें, 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के कार्यक्रम में लगे। उसके अलावा हमने फिर देखा इसी इसी साल और पिछले साल के अंत में हमने देखा कि किस प्रकार से यमुना नदी, जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी से निकलती है, उसमें इतना जहर हो गया था कि उसमें फोम निकल गया, में झाग निकल रहा था, जहरीला झाग निकल रहा था। और आज की तारीख में भी अगर हम गंगा माँ की बात करें, जो इलाहाबाद से गुजरती है, कानपुर से गुजरती है, इतना सारा उसमें प्रदूषण डाला जाता है, इतने सारे नाले आते हैं, उसमें गंदे नाले आते हैं। तो ये कैसा अमृत है जिस 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 गंगा माँ को चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, सभी माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि उससे ही हमारा देश चलता है, उससे हमारी कृषि चलती है। और आज जब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं इस गंगा में स्नान करने के लिए, तो उस पानी को, जिसको शीतल होना चाहिए था, जिसको निर्मल होना चाहिए था, आज वो पानी दूषित है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये देखो फिर से एक पीआर स्टंट है? देखो हम भारतीय लोग माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता और उसकी पवित्रता के लिए तब खड़े हुए थे जब गंगा जल में 17 तरह के बायोफाज, जिनको हम गंगत्व, जिनको हम गंगा अमृत कहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता था, गंगा के जल को पीकर वो बहता था। वो क्या था? उसमें हिमालय की वनौषधियों का सत्व और जो हिमालय की भभूति है, जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंट कहते हैं, वो उसका गुण था। वो गंगा जल को ऊपर से नीचे की तरफ आते आते जहां भी गंगा की 2-3 धाराएं मिलती थी, उसको हम प्रयाग कहते थे। प्रयाग शब्द और नदियों के किनारे नहीं है, वो केवल गंगा के किनारे है। और प्रयाग केवल उस जगह को कहा जाता है जहां दो नदियों के मिलने से उसके जल की गुणवत्ता बढ़ जाए, वो जल के गुणों में, उसकी क्वालिटी में उन्नत हो जाए, तो उस जगह को हम प्रयाग कहते थे। इसी तरह से गंगा जी पर 5 प्रयाग हैं। तो गंगा जी एक जमाने में सचमुच जीवनदायिनी थी, और हर इंसान मरने से पहले इस जीवनदायिनी का, गंगा अमृत का पान करना चाहता था। हर इंसान की इच्छा ये होती थी। लेकिन पिछले 10-20 सालों में हमने गंगा पे प्रदूषण भी खूब बढ़ाया, और गंगा माई को हमने अपनी कमाई का साधन बनाया। हम कहते तो गंगा को माई हैं, पर उससे हम कमाई ढूंढते रहते हैं। इसलिए गंगा पर अत्यंत भारी रकम खर्च करने के बाद भी गंगा को हम अविरल निर्मल नहीं बना पाए। हमारी इस सरकार ने गंगा को अविरल निर्मल बनाना अपना लक्ष्य घोषित किया था, पर हम ना गंगा को अविरल बना पाए और ना गंगा को निर्मल बना पाए। हाँ, पिछली सरकार ने अविरल बनाने के लिए 3 बड़े बांध रद्द किए थे, लुहारी नागपाला, पाला मनेरियर, भैरव घाटी। ये तीनों बांध भागीरथी की अविरलता के लिए रद्द किए गए थे। पर अब तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जैसे बड़े लोगों को माँ गंगा के लिए बलिदान देना पड़ा, और हमारी सरकारों ने ना जो घोषणाएं की थी गंगा के लिए, गंगा की अविरलता की घोषणा और निर्मलता की घोषणा, उस पर केवल माँ गंगा की बीमारी हृदय रोग की थी, उसमें माँ के गंगत्व के प्रवाह की बीमारी थी, लेकिन उसका इलाज करवाया
दांतों के डॉक्टर से, उसका इलाज करवाया ब्यूटी पार्लर से। अरे माँ गंगा की बीमारी यदि आप ठीक कर रहे हैं और उसका इलाज ब्यूटी पार्लर करेगा तो माँ गंगा की बीमारी तो बढ़ेगी। तो पैसा तो खर्च होता है जब आप ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं या किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और माँ और ज्यादा बीमार हो जाती है। तो अभी हमारी माँ के साथ तो हम दुर्गति कर रहे हैं। हम कहते माँ है उसको, पर हमने उसको मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है, और इलाज जी करने के नाम पर हमने उसको ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज दिया है कि उसके कुछ जी घाट बना देंगे, कुछ दीवारें खड़ी कर देंगे उसके चारों तरफ, तो उसकी ब्यूटी दिखने लगेगी। मैं तो बहुत दुखी हूँ ये बात कहते हुए कि मेरी माँ गंगा सचमुच बीमार है, और अब हम उससे सब बीमार हो रहे हैं। मेरा जो दूसरा सवाल है अब वो कुंभ मेला के आयोजन पे है। अगर एक बार आयोजन की बात छोड़ दें और सिर्फ नदी की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि कहा जा रहा है कि कितने करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं वहां पे? इलाहाबाद कानपुर जैसे शहरों का तो लोड है ही नदी के ऊपर, लेकिन जब ये लोग आएंगे अपना मलमूत्र नदी के पास करेंगे, धीरे धीरे अपना जितना प्रदूषण होगा, जितना कचरा होगा, वो सब धीरे धीरे नदी में ही तो पहुंचेगा। तो क्या आपको लगता है कि सावधानी बरती गई है इन सारे इस ये सारा फर्दर पोल्यूशन जो है नदी में रोकने के लिए, कि नहीं? देखो इस बार का कुंभ महाकुंभ है। 144 वर्षों के बाद ये पर्व आया है कुंभ का, और इस बड़े पर्व के नाम पर हमने दिल्ली बंबई सब जगह कुंभ के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। तो कुंभ का प्रचार पे बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं को और कुंभ में स्नान करने वाले इंसानों को निरोगी बना के हमारी माँ गंगा भेज सके, वैसा प्रवाह हमने नहीं दिया। गंगा में बहुत सारी जो टॉयलेट बनी है, वो बहुत सारे कैंपों में जो टॉयलेट बनी है, उनका सीधा पानी गंगा जी में जाता है। माफ करना, गंगा में जो बाहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, विविध बीमारियों के साथ आ रहे हैं, वो अपनी बीमारियां अपने मलमूत्र के रूप में अपनी और तरीके से अपनी माँ के पेट में प्रवाहित कर रहे हैं। मेले की व्यवस्था होती है कि किसी भी तरह हमारा मलमूत्र का एक अंश भी हमारी माँ गंगा के पेट में ना जाए, लेकिन आज मेले की व्यवस्था ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी आपको गंगा के किनारे सोच जाते हुए खुले में, और जो जो टॉयलेट भी बनाए हैं उनका रिश्ता भी सीधा गंगा के धारा के साथ है। तो ये जो कुंभ है, इस कुंभ में हम बाहर का मलमूत्र लोगों के, बहुत सारे लोगों का मलमूत्र और उसमें बढ़ा देते हैं, और जो गंगा जी हैं उनके ऊपर जो ये कुंभ उनके सम्मान में आयोजित होता था, उनके अंदर जहर ना जाए, माँ गंगा के अंदर उसको अलग किया जाए, वो करने के बजाय कुंभ में हम गंगा अमृत वाहिनी माँ गंगा में अपने कुंभ का मल मूत्र मिला रहे हैं। जी। तो ये तो देखिए एक प्रकार से आप देखेंगे तो हर तरफ आप देखेंगे कि चाहे उसकी एडवर्टिजमेंट की बात किया, जिस प्रकार से इसका प्रचार हो रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री साहब की फोटोग्राफें हैं, दूसरी ओर बाकी राजनेताओं की फोटोग्राफें हैं, बड़े बड़े लग्जरी टेंट बन रहे हैं। जो सन्यासी और जो धर्म की बात थी जिसके लिए कुंभ होता था, वो धार्मिक लोग भी लगता है वो उस प्रचार से गायब हैं। और साथ साथ माँ गंगा की जो सेहत है और जो उस पे जो मूल सवाल है, जैसे आपने अभी भी बताया, इस पे भी कोई ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। तो ऐसा क्यों है? आपको क्यों क्यों लोग गंगा माँ की सेहत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इसको एक राजनीतिक प्रचार के रूप में देख रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो ये जो कुंभ है, ये हमारा धार्मिक आरती और उत्सव, जिसको हम प्रेयर एंड सेलिब्रेशन कहते हैं, अ, जिसको हम आरती और उत्सव कहते थे, वो जी माँ गंगा का आरती और उत्सव करने के लिए ये कुंभ होता था, उसको सम्मान देने के लिए। अभी उसको सम्मान देने के लिए भारत के सब धार्मिक लोग, सभी धर्मों के लोग सब चारों तरफ से आते थे और विदेशों से भी आते थे। अभी उनका चित्र कहीं नहीं दिखता, वो कहीं नहीं दिखते। अभी केवल दिखाई दे रहे हैं हमारे राजनेता।
तो ऐसा लगता है कि कुंभ भी अब हमारी राजनीतिक दुकान बन गई है। अब वो कुंभ जिसमें हम जहर और अमृत को अलग अलग रखने वाले देवताओं और राक्षसों की पहचान करते थे, अब हम उस पहचान को खोकर केवल और केवल प्रचार में लग गए हैं और कुंभ को हमने दुकान की तरह से बना दिया है। मेरा कहना ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुंभ कमाई नहीं है, वो तो माँ गंगा की सेहत को ठीक रख के, माँ गंगा के जो बेटे बेटियां हैं उनकी सेहत को ठीक रखने के लिए जहर और अमृत को अलग अलग करने का एक विधान होता था, एक अवसर होता था, जिसमें देवता और राक्षस की पहचान करके समाज गलत काम करने वालों को रोकता था और अच्छे काम करने वालों को बढ़ाता था। अब हमारी सरकार उसकी बात नहीं कर रही है कि नदियों में जहर कौन घोल रहा है, वो राक्षस है कि देवता, उसकी बात नहीं है। उसको तो जो जहर घोल रहा है उसको तो मालाएं पहनाई जा रही हैं। जो नदियों को गंदा कर रहे हैं, जो समुद्र को गंदा कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा मालाएं उसको पहनाई जाती हैं। जी भाई माफ करना, जिन संतों ने इस कुंभ का आयोजन आरती और उत्सव के लिए रूप में किया था, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब ये कुंभ सभी राजनेताओं के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अपना ऐसा अवसर हो गया है जिसमें वो अपना प्रचार कर सकें। और ये प्रचार ना केवल इलाहाबाद प्रयागराज में, ये प्रचार दिल्ली, नासिक, सब जगह, बंबई, सब जगह मिलता है, सब जगह इसके पोस्टर लगे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि भैया माँ गंगा के लिए कम से कम माँ गंगा पे इतनी दया तो करो कि जिसे हम माँ कहते हैं उस उस माई को अपनी कमाई का धंधा ना बनाए, उसको वोटों की कमाई का धंधा ना बनाए, उसको पैसे की कमाई का धंधा ना बनाए। माँ को माँ रहने दो और माँ को माँ रखने के लिए कुंभ हमारे लिए एक सबसे अच्छा अवसर है, जब हम अच्छे को अच्छा कहने की शक्ति पैदा कर सकें और बुरे को बुरा कहने की ऊर्जा समाज में जगा सके। आज समाज के अंदर बुरे को बुरा कहने की ऊर्जा मर गई है। आज समाज डरा हुआ है। आज समाज झूठ में, लालच में, लोभ में दब गया है। आज समाज में सच को सच कहने की ताकत नहीं बची है। जी, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप मान लीजिए हमने समस्या तो ढंग से समझ ली, लेकिन अगर इस समस्या का कुछ समाधान हो कि अगला कुंभ इस प्रकार से न हो, तो क्या वो कुछ कदम होंगे जो भारत सरकार और लोग उठा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कुंभ हमारी संस्कृति और प्रकृति का योग है, और जो संस्कृति और प्रकृति का योग है उसमें अपनी संस्कृति से सीखा जाता है और प्रकृति को समृद्ध बनाने का रास्ता ढूंढा जाता है। क्योंकि जब प्रकृति ढूंढ का रास्ता समृद्ध होता है तो वो सभी के लिए शुभ होता है। तो ये जो कुंभ है ये सबके लिए शुभ है। ये अर्थ कमाने का लाभ नहीं है, ये शुभ के लिए है। इस शुभ के संस्कार को ठीक करने के लिए हमें कुंभ की जो नीति रीति है, कुंभ का जो विधान है, उसको सबके सामने लाना होगा। और कुंभ सिर्फ स्नान नहीं है, ये बात हमारे संतों को भी कहनी होगी, ये बात हमारे राजनेताओं को भी कहनी होगी, ये बात हमारे हमारे आ, समाज को भी कहनी होगी। और जब ये समाज उस कुंभ का आयोजन करेगा जिसमें अच्छे को अच्छा कह सके, बुरे को बुरा कह सके, और अच्छाई और बुराई को दोनों को अलग अलग करने की ताकत, शक्ति सृजित कर सके, झूठ के चक्कर में ना आए, दिखावे के चक्कर में ना आए। अभी तो कुंभ दिखावा हो गया है और वो लेकिन धर्म नदी का के लिए दिखावा बन गया है। गंगा माँ के लिए क्या कर सकते हैं? अगर इस पे भी आप एक दो कुछ शब्द इस पे भी बोलें कि गंगा के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे जैसे गंगा माँ की सेहत और अच्छी हो। देखो, माँ गंगा की सेहत ठीक करने के लिए जो भी गंगा पर 7 नए बांध बन रहे हैं, उन बांधों को बंद करने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हिमालय में और नए बांध नहीं बनने चाहिए। और जो हमारे जमाने में जब हम
गंगा बेसिन अथॉरिटी के मेंबर थे, तब हमने ये पास किया था कि अब गंगा पर कोई नया बांध नहीं बनेगा और गंगा का जो पर्यावरणीय प्रवाह है वो 62% पानी अपनी अविरलता निर्मलता के साथ जो हिमालय से आरंभ होता है, हिमालय से आरंभ होकर गोमुख से आरंभ होकर गंगा सागर तक अपने पूरे गुणों के साथ प्रवाहित होगा। ऐसी व्यवस्था बनाना हमारे लिए आसान है, पर हमारी सरकारें मां गंगा को टनल में बंद करके टनल वाहिनी बना रही हैं और उस पर बांध बना रही हैं। मंदाकिनी पर बांध है, अलकनंदा पर है और उसकी सहायक नदियों पर है। मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मां गंगा की भागीरथी मूल धारा पर 3 बांधों को रद्द करके अविरलता का सिद्धांत स्थापित किया था। लेकिन इस सरकार ने अविरलता का सिद्धांत पर बहुत बोला है, निर्मलता पर बहुत बोला है, पर ना अविरलता की प्रदान की और ना निर्मलता प्रदान की। जी, थोड़ा सा अगर हमारे साथ एक ही मिनट बचा है, लेकिन इसमें अगर आप टिप्पणी कर सकें कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही, एनजीटी ने भी ये बात कही कि जितना नाली से जितना कचरा आ रहा है बड़े बड़े शहरों का, चाहे वो कानपुर, इलाहाबाद और यमुना पे भी जितने, चाहे दिल्ली और जितना चाहे शुगर केन फैक्ट्री हो चाहे लेदर फैक्ट्री, उन सारा का सारा कचरा यमुना और गंगा में डाला जा रहा है। तो ये इस मुद्दे पे भी अगर आप थोड़ी टिप्पणी कर सकें जल्दी से। देखो, मां गंगा के बेटे रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। रवि चोपड़ा ने मां गंगा की अविरलता निर्मलता कैसे कायम रह सकती है उसके लिए पूरा प्रारूप बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मां गंगा पर नए बांध बनाने को बंद कर दिया था। लेकिन हमारी सरकार झूठ बोलती रही और बांध बनाती रही, टनल बनाती रही। हमारी सरकार ने जोशी मठ पर जो टनल बना रहे थे उससे सारी दुनिया को बांध की बात का बुरा तो हो गया, लेकिन अगर जो शहरों से जो कचरा निकल के आ रहा है नालियों शहर जो सीधे की सीधे नदी में फेंका जा रहा है, इसके बारे में अगर आप टिप्पणी कर दें। मेरी टिप्पणी उसके बारे में ये है कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक सभी शहरों का गंदा पानी अभी भी गंगा में जा रहा है। गंगा के गंदे जल को, शहर के गंदे जल को ट्रीट करके भी गंगा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ट्रीट करके भी उसका जो गुण है, उसकी जो जल की गुणवत्ता है वो गंगा जल जैसी नहीं होती। आज तक भारत में नहीं पूरी दुनिया में गंगा जल की गुणवत्ता वाला जल शोधन करने की कोई एसटीपी, कोई मशीन नहीं बनी है। इसलिए यदि गंगा को अपने मूल स्वरूप में, जैसे वो बहती थी वैसे स्वरूप में लाना है, तो जो भी गंदा पानी है उस गंदे पानी को हमारी खेती, बागवानी और गन्ने की खेती में उपयोग कर सकते हैं। जितने भी शहर के नीचे गंदा पानी है उसको ट्रीट करके गन्ने में पैदा करो, फसलें पैदा करो बागवानी में, लेकिन नदी में मत डालो। और नदी से जो गन्ने की खेती के लिए पानी उठा रहे हैं, आपको पानी पता है गंगा जल का 90% पानी केवल और केवल गन्ने की फसल के लिए उठाया जा रहा है। तो ये गन्ने की फसल को बंद करके हम जो गंगा का गंगा जल है उसको प्रवाहित करें और गंगा जल को अमृत की तरह, गंगा को अमृत वाहिनी बना के, मोक्षदायिनी बना के तब तक नहीं बनेगी जब तक हमारी सरकारें ईमानदारी से हमारे शहरों के गंदे पानी को ट्रीट करके खेती, बागवानी, पार्क, उद्योग, इस सब में, उद्योगों में रिट्रीट करें, रीयूज करें। नहीं करेगी तब तक ये काम नहीं होगा। इसलिए उद्योगों को तो कभी भी भूजल का पानी और नदी का पानी देना ही नहीं चाहिए। ये जो उद्योग हैं ये सबसे ज्यादा जहर डाल रहे हैं और उद्योगों का जो जहरीला पानी है वो नदी में नहीं डालना चाहिए। उद्योगों को रिट्रीट करके रीयूज करना चाहिए। जी, तो धन्यवाद राजनीति सिंह जी, ये आपने हमें समय दिया और वायर पे आके आपने बताया कि कुंभ और नदी का असली महत्व क्या है। तो दर्शकों, ये थी राजेंद्र सिंह जी की बात। अगर आपकी भी कुछ टिप्पणी हो इस मुद्दे के ऊपर, तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करने के लिए और साथ ही साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपनी बात कहने के लिए। तो दोस्तों, ये शो तो खत्म हुआ, लेकिन द वायर आपके लिए कई और शो जल्द ही ला रहा है। नमस्कार।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।